हाय फ्रेंड्स, देखिए हम लोगों ने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट 1 कर लिया है और ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं जो कि यूनिट 3 से है। यूनिट 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, एक मिनट, कहाँ पे पहुँच गए यार। अच्छा, पार्ट 4 आ गए हैं। ओह सॉरी, अभी सिलेबस में ही है। चलिए, तो ये 235 पेज का PDF है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो ये 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिया था यूनिट 2 तक 40 मिनट में। अब हम लोग करने वाले हैं यूनिट 3 से। ओके, जितना देर तक हो पाएगा क्लास करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा यहाँ पे यूनिट 3 का नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, 61 से 100 तक ये है। तो क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्रकृति से प्राप्त संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होती हैं उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या क्या प्राप्त होता है प्रकृति से, जो भी प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे कि पानी हो गया, ठीक, हवा हो गया, खनिज हो गया, ये सब प्रकृति से प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है, प्राकृतिक संसाधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो इनको 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। ठीक है, नेक्स्ट नवीकरणीय जिसको इंग्लिश में रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है और हिंदी में नवीकरणीय बोलते हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन जिसको हम लोग दोबारा वापस ला सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, सोलर का जो ऊर्जा है उसको दोबारा हम लोग ला सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम गैस एक बार खत्म हो गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आएगा, जिसमें कोयला आता है। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब क्या है, तीनों जो है दोबारा वापस आ सकता है, बट कोयला एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। जल संकट का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो जल संकट क्यों होती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं, जल प्रदूषण के कारण, जल का अत्यधिक उपयोग या उपयोग सभी। देखिए यहाँ पे जब ऑप्शन डी आ जाए ना, वो सभी, तो आपको इसको मारना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा अगर ऑप्शन दे दे इनमें से सभी। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उद्देश्य क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, रेन वाटर मतलब कि वर्षा का जल, हार्वेस्टिंग मतलब कि संग्रह करना। तो वर्षा के जल को संग्रह करने को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, वर्षा जल का संग्रह। ठीक है, छत के ऊपर टंकी बना देते हैं और इसी में पानी को रखते हैं। अगला जाता है, चेक डैम का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो चेक डैम हम लोग किस लिए करते हैं उपयोग, चेक डैम का उपयोग पानी को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक, जल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाते हैं ताकि खेती में उपयोग हो सके। भाई चेक डैम, नहाने जाते हैं हम लोग चेक डैम में, ठीक, शाम को नहाने जाते हैं, शाम को नहीं दिन को नहाने जाते हैं, शाम को कुछ दूसरा करने जाते हैं सुबह शाम ना गांव घर में सुबह शाम, चलिए सुबह शाम पेट खाली करने जाता है और फिर 10-12 बजे के समय नहाने जाता है ना। और झारखंड में मैक्सिमम आदमी गांव में वही सब जाता है। ठीक है, बाथरूम वगैरह होता है लेकिन बाथरूम कोई जाता नहीं है अच्छे से। झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में पूरे भारत का 40% कोयला पाया जाता है। झारखंड कोयला के उत्पादन में प्रथम राज्य है पूरे भारत में। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है। देखिए आयरन और जो है ना बहुत जगह पाया जाता है, बट हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है लौह अयस्क। इसीलिए यहाँ पे एक फैक्ट्री बसा है। झारखंड और उड़ीसा दो जगह पे लौह अयस्क पाया जाता है, उड़ीसा और झारखंड, ठीक, आयरन और। इसीलिए हमारे यहाँ पे एक टाटा कंपनी बसा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टिस्को। ये कहाँ पे है, तो ये जमशेदपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट जमशेदपुर मेरा पोस्टिंग हुआ था NIT जमशेदपुर में, बट मुझे काम पसंद नहीं आया तो मैं छोड़ दिया। ठीक है, मज़ा है, बड़ा शहर है यार, रांची से तो छोटा ही है बट बड़ा है। खनिजों के अत्यधिक दोहन से क्या समस्या होती है। अगर हम खनिज का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा। हाँ होगा भाई। भूमि क्षरण भी होगा। हाँ। जैव विविधता की हानि होगी, बिल्कुल। क्यों, ऑप्शन डी सही है होगा, क्योंकि ये बाप है सब। ठीक है, ऑप्शन डी सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सोइल इरोजन, सोइल मतलब होता है मिट्टी, इरोजन मतलब होता है अपर्दन। मृदा अपर्दन क्या है,
तो मिट्टी का बह जाना, मिट्टी का बनना, मिट्टी का बढ़ना या मिट्टी का जमना। तो मिट्टी का बह कर चला जाना मृदा अपरदन कहलाता है, सोइल इरोजन कहलाता है। ओके, 72 नंबर, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, मृदा अपरदन होती है, इसका सबसे मेन कारण क्या है? वनों की कटाई। ठीक है, सबसे मुख्य कारण तो यही है कि वन को काट देते हैं, इसी कारण हमारा मृदा अपरदन होता है। बट अल्टीमेटली यहाँ पे बापू खड़ा है तो बापू के पास जाना पड़ेगा सभी, यानी कि मृदा अपरदन तो है ही, वर्षा का जल भी है, हवा भी है, तो ये सभी हो जाएगा। इन सभी कारण जो है मृदा अपरदन होता है। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन, डेजर्ट मतलब क्या होता है? डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। ठीक है, तो डिजर्टिफिकेशन मतलब रेगिस्तान बनना। ठीक है, भूमि का रेगिस्तान के रूप में बदल जाना, इसी को डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। तो भूमि का रेगिस्तान बनना ही डिजर्टिफिकेशन कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 74 नंबर, वनों का मुख्य तत्व महत्व क्या है? वन क्यों जरूरी है? ऑक्सीजन उत्पादन के लिए, जैव विविधता के लिए, दोनों है जी। जल संरक्षण भी जरूरी है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई। ठीक है, जंगलों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, ऑप्शन ए। इंग्लिश में डिफॉरेस्टेशन को जंगलों की कटाई कहा जाता है। ठीक है, अगला जाता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को लगाना, नए जंगल को लगाना को इंग्लिश में एफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। एफॉरेस्टेशन जंगल को लगाना, डिफॉरेस्टेशन जंगल को काटना। नेक्स्ट आ जाता है 77 नंबर, क्या है? तो कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का उदाहरण क्या है? ठीक है, कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या ज्वार ऊर्जा। देखिए, कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स मतलब जो ऐसा ऊर्जा जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा खत्म हो जाएगा, दोबारा उसका काम नहीं पाएंगे, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, एक बार यूज करने के बाद दोबारा आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में? एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में क्या क्या आएगा? तो सौर ऊर्जा। ठीक है, क्या आएगा? सौर ऊर्जा आएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, बीच बीच में मुझे ना जमा ही आ जाता है, सॉरी। नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स यानी कि जिसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, जल आता है, और ये है आपका कॉन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, जिसको हम लोग एक बार उपयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है विंड एनर्जी। क्या है? विंड मतलब होता है हवा, एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा, यानी कि पवन ऊर्जा। ठीक है, सिंपल सा आंसर है पवन ऊर्जा, हवा। तो पवन ऊर्जा हवा से उत्पन्न होती है ना। नेक्स्ट अगला जाता है जियोथर्मल एनर्जी किससे प्राप्त होता है? तो जियोथर्मल एनर्जी जो होता है, जियो मतलब होता है जीव, ठीक है, या जिसमें जीवन पाया जाता है। थर्मल मतलब होता है एक तरह से गर्मी बढ़ाने वाला, ठीक है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है। जियो का अर्थ यहाँ पे जियोग्राफी से हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी से हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी, ठीक है। थर्मल मतलब होता है गर्मी, जैसे कि आपने नाम सुना होगा थर्मल, बोकारो थर्मल नाम सुना है? नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो मैं बोकारो से हूँ, तो हम लोग के यहाँ पे एक बोकारो थर्मल है, वहाँ पे जो है न्यूक्लियर बनता है, ठीक है। तो उसमें यूज किया जाता है जियोथर्मल पावर का, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का। नेक्स्ट अगला जाता है बायोमास एनर्जी। क्या है बायोमास एनर्जी? क्या है? तो बायो मतलब होता है, देखिए बायोलॉजी से बना है बायो, फिर से मैं बता रहा हूँ बायोलॉजी से बना है बायो, बायो मतलब होता है जैविक, ठीक है। तो बायोमास एनर्जी यानी कि जिस जीवों से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? बायोमास एनर्जी। और इसका स्रोत क्या है? जैविक पदार्थ, ठीक है। जितने भी जैविक पदार्थ हैं वो बायोमास एनर्जी के सोर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल होता है उसका उपयोग हम लोग स्वच्छ ऊर्जा करने के लिए करते हैं, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास का क्या अर्थ है? सतत विकास यानी कि हमारा भी फायदा और हमारे आने वाले भविष्य का संतुलन हो, हमारे आने वाले जो जनरेशन होगा, हमारे बच्चे, हमारे नाता नातनी, इन सब का भी कोई नुकसान ना पहुंचे, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास।
फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, किस संगठन ने बनाए हैं? सतत विकास लक्ष्य, 17 को लक्ष्य दिया गया है, कितने? 17, ठीक है, 17 को लक्ष्य रखा गया है जिसको पूरा करना है। और यह जो संयुक्त राष्ट्र का मुद्दा है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग UNO बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला है SDG कब बनाए गए हैं? सतत विकास लक्ष्य को कब अपनाया गया था? तो 2015 में SDG को अपनाया गया था, 2015 में, ठीक। और 15 साल बाद, नहीं यार 15 या 20, 2035 तक इसको पूरा करना है, ठीक है। 2015 में अपनाया गया था, 17 को लक्ष्य हासिल करना है, ठीक है। कितने लक्ष्य हैं? कुल लक्ष्यों की संख्या कितनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में? 17 SDG 17। ओके, 17 को लक्ष्य, जैसे कि जीरो हंगर रेट 2035 तक आते आते पूरे विश्व में भूखमरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अशिक्षा पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हालांकि ये संभव नहीं है। नेक्स्ट, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन कौन सा SDG है? तो 17 को याद कर पाएंगे जी? 17 को है क्लीन वाटर, यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छ जल और स्वच्छता, ये लक्ष्य 17 में से, जिसमें 6 नंबर का ये जो लक्ष्य है ये निर्धारित करता है। क्लाइमेट एक्शन कौन सा SDG है? तो क्लाइमेट एक्शन 13 नंबर हुआ है, 13 नंबर में, ठीक है। लाइफ एंड लैंड, ठीक है, लाइफ मतलब जीवन, लैंड मतलब जमीन, जीवन और जमीन कौन सा SDG है? तो SDG 15 है ये, ठीक है, 15 नंबर का लक्ष्य। 17 को लक्ष्य याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है लाइफ बियॉन्ड वाटर, यानी कि जल के बिना जीवन, ठीक है, ये कौन सा लक्ष्य है? तो लक्ष्य 14, लाइफ बियॉन्ड वाटर, जल के बिना जीवन तो संभव ही नहीं है, ठीक है। तो सोच के देखिए, बिना पानी के जीवन नहीं है, तो फिर हम लोग पानी को क्यों फालतू में वेस्ट करेंगे, ठीक है। SDG का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेस कंजर्वेशन क्यों अति आवश्यक है? नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका बचाव क्यों आवश्यक है? तो उसका बचाव आवश्यक है क्यों? भविष्य के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए, आर्थिक विकास के लिए। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए, ऑल ऑफ दीज। ओके, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जल संरक्षण का सबसे सरल तरीका क्या है? वर्षा का जल को संचय करना सबसे सरल तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है माइनिंग। माइनिंग से कौन सी समस्या होती है? माइनिंग मतलब होता है कि खदान से जो होता है कोयला या कोई भी खनिज को निकालना खदान से, उसको माइनिंग कहते हैं, ठीक है। तो माइनिंग से क्या होता है? भूमि क्षरण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। माइनिंग एक ट्रेड है, डिप्लोमा में या बीटेक में माइनिंग ट्रेड रखा जाता है, जिसमें उन लोग खदान के अंदर उतरता है और उसमें फिर इंजीनियरिंग जो लोग काम करते हैं, इंजीनियर लोग, उसी को माइनिंग मेट कहा जाता है, ठीक है, या सिरदार कहा जाता है। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेस का अत्यधिक उपयोग क्या पैदा करता है? अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो पर्यावरण पे संकट आएगा। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी का मुख्य लाभ क्या है? जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब जिसको हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं, इसका मुख्य लाभ क्या है? कि ये कम प्रदूषण करता है, सस्ता है और सतत विकास को बढ़ावा देता है। देखिए यहाँ पे बापू है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि ऐसा कृषि करो, खेती का एक ऐसा तरीका जिसमें हमारा भी फायदा और हमारे आने वाले जनरेशन पे कोई नुकसान न पहुंचे, ठीक है। तो यह क्या है? पर्यावरण के अनुकूल खेती को कहते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसी को बोलते हैं। ओके, पर्यावरण के अनुकूल खेती करना। रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि जो स्रोत है उसका प्रबंधन करना, ठीक है, संसाधनों का प्रबंधन करना क्या कहलाता है? रिसोर्स मैनेजमेंट। संसाधनों का उचित उपयोग को रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। 99 नंबर है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो प्राकृतिक जितने भी हमारे संसाधन हैं इन सभी का सुरक्षा करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट 100 नंबर का क्वेश्चन है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अंतिम लक्ष्य क्या है? सतत विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो पर्यावरण का सुरक्षा करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ से यूनिट 4 शुरू होता है, जो कि आपको 1 मिनट, ये यूनिट 4 जो है ना, इसको मैं क्या किया था कि दोबारा लिख दिया था, ठीक है। ये 2 को आ जाएगा, लगभग 50 क्वेश्चन यूनिट नहीं 100 क्वेश्चन है यार यूनिट 4 से। यूनिट 4 को 2 बार क्वेश्चन रेडी किया गया है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 शुरू होगा, फिर से यही यूनिट 4 ही आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर आप पूरा 300 क्वेश्चन पढ़िएगा तो कितना टाइम लगेगा बताइए। तो 100 क्वेश्चन पढ़ने में आपको याद करने के लिए हम नहीं बोल रहे, बस पढ़ना है। ऑटोमेटिकली जितना याद होने का रहेगा हो जाएगा। दोबारा फिर पढ़िएगा, ठीक है। बस 3 बार पढ़ना है, जितना याद होने का रहेगा ना आपके दिमाग में खप जाएगा। उसके बाद अगर याद करना है तो फिर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ने में आपको, हमको लगता है 3 घंटा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी 40 क्वेश्चन पढ़ा, कितना टाइम लगा? 15 मिनट, ठीक है। तो आपको मान के चलिए 100 क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? तो आधा घंटा 100 क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आपका माइंड भटक जाएगा। 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर दिमाग इधर उधर भग जाएगा। 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर दिमाग उधर चला जाएगा। तो घर में माँ हँका हो तो बापे हँका हो, तो ये काम वो काम, 1000 को काम आ जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? जैव विविधता, तो चार्ल्स डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक है जिसने जैव विविधता शब्द को गढ़ा, ठीक है। चार्ल्स डार्विन, नहीं 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 बेटा, यहाँ पे गलती मत करना। चार्ल्स डार्विन विकासवाद के जनक हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने जैव विविधता शब्द को दिया है। ओके, नेक्स्ट। एडवर्ड विल्सन ने जैव विविधता शब्द को वैज्ञानिक रूप से बनाया है। चार्ल्स डार्विन मत मारिएगा, चार्ल्स डार्विन जैव विविधता के नहीं बल्कि विकासवाद के जनक हैं। नेक्स्ट, अगला जाता है जैव विविधता के 3 मुख्य स्तर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें प्रथम स्तर है आनुवंशिकी, दूसरा प्रजाति और तीसरा है पारिस्थितिकी, ठीक है, जेनेटिक्स। दूसरा है स्पीसीज और तीसरा है इकोसिस्टम, ठीक है। जैव विविधता मतलब समझते हैं? जैव मतलब होता है जीव, विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के, भिन्न प्रकार के। यानी कि जब एक ही जगह पे अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं तो उसको जैव विविधता कहा जाता है। जैसे एक मान के चलिए एगो गांव है, तो गांव में क्या है? वो तालाब है, तालाब में जलीय जीव रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सांप हो गया, मेढक हो गया, कीट पतंगे हो गई, ठीक। फिर यहाँ पे पेड़ हो गया, फिर यहाँ पे मनुष्य भी है, यहाँ पे मुर्गा मुर्गी और क्या है? भेड़ है, बकरी है, बकरी है, गाय है। तो अलग अलग प्रकार के जीव है ना, तो इसी को बोलते हैं जैव विविधता। यानी कि एक ही स्थान पे अलग अलग प्रकार के जीवों की भिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। ओके ओके। निम्न में से भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? हॉटस्पॉट मतलब सबसे ज़्यादा जीव कहाँ निवास करते हैं। तो मैंने दिखाया था, अगर आप भारत का मानचित्र में पश्चिमी घाट, ठीक है, सबसे बड़ा जैव विविधता का घाट है। हालांकि पश्चिमी घाट के अलावा पूर्वी घाट और हिमालय श्रेणी, ठीक है, ये सब भी है। तो पश्चिमी घाट मुख्य रूप से जैव विविधता का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। मतलब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट मतलब भारत का पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात वाले एरिया से, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। अगला है हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? हॉटस्पॉट, वो मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं, ठीक है। तो नॉर्मन मायर्स ने ये हॉटस्पॉट शब्द को गढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है? स्थानिक प्रजाति ये जो है नीलगिरी तहर है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में शुरू हुआ था। अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पे 1973 दिया, कहीं 1972 देता है, कहीं पे 1973 देता है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये टोटल जो है 300 क्वेश्चन का सेट है। मैं इसका पीडीएफ आपको फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में पीडीएफ दे रहा हूँ। जिनको ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल करना है वो लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि अभी ऐप पे पूरी तरह से कंटेंट हमने अपलोड नहीं किया है, ठीक है। और ये 300 क्वेश्चन का पीडीएफ एक 235 पेज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अगर कोई दोस्त हो तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो पक्का मान के चलिए कि फेल तो पक्का नहीं होंगे यार। ठीक है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा किसी भी तरह से। हो सकता है आपको दिक्कत हो, मैं मानता हूँ 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। 300 क्वेश्चन, पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। 8 को जो होता है ना टॉपिक, 8 यूनिट इसमें कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, 8 यूनिट, पूरा 8 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट कराया गया है। और अंतिम के जो 20 क्वेश्चन है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 81 से जो 100 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, 81 से 100, क्वेश्चन नंबर 81 से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 मिनट, 81 है ना 61 है यार, चलिए देख लेते हैं एक बार कहाँ तो है। 1 मिनट हमको चेक करने दीजिए थोड़ा सा, और मैं दिखा दे रहा हूँ सारा यूनिट आपको कवर यहाँ पे हो गया है आपका 300 क्वेश्चंस का ये पूरा का पूरा पेपर। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 61, 261 से 300 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 261 से 300। ठीक है, और बाकी इधर जो है आपके यूनिट 8 तक यहाँ पे कवर किया गया है, यूनिट 8 तक। ठीक है, 240 से 260 तक यूनिट 8 है। ये यहाँ पे यूनिट 8 कहाँ गया जी, कितना लंबा है, 30 को है शायद इसमें। यूनिट 8 आपके टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं, आपको शायद मालूम होगा टोटल आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं, 8। ठीक है, तो एक एक यूनिट करके मैंने क्वेश्चन रेडी किया है। देखिए यहाँ से आपका जाता है ये यूनिट 8। ठीक है, यूनिट 8 कहाँ से है, तो 221 से 260 तक यूनिट आपका 8 है। ठीक है, मैं चाहता तो एक एक करके पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा और आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, चलिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सबका काम देगा ये, पीडीएफ भी फ्री में है। चलिए, और यूनिट 1 अगर आपने नहीं देखा है वीडियो का तो देख सकते हैं, हालांकि उससे वीडियो देखने से फ़ायदा मेरा होता है ज़्यादा। ठीक है, और खुद पढ़िएगा तो क्या होगा फ़ायदा मेरा थोड़ा कम होगा। और हाँ, ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव है तो आप खुद ही पढ़ें, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।